नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चले आगाज करते हैं दमदार समाचार। लगातार दिल्ली में कोरोना से बने हालात बेकाबू हैं। रोजाना हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों लोगों की जान भी जा रही है। वहीं कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया भी जोरों पर चल रही है। बता दें कि दिल्ली में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप नेता राघव चड्ढा ने आज खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर जायजा लिया। बता दें कि आज से दिल्ली में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा के एक स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, जहां आज आप नेता राघव चड्ढा ने पहुंचकर जायजा लिया। रोलिंग सर। आज दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करी है। अभी हम यहाँ पर राजेंद्र नगर विधानसभा के न्यू राजेंद्र नगर के एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर लगभग आज 250 से 300 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लगभग 100-150 लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं और मैं सारे जो वैक्सीनेट होने के लिए लोग आए हैं उनसे मैंने अभी बात करी, चर्चा करी। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, सब बड़े खुश हैं सरकार के एफर्ट से। और थोड़ा बहुत फीडबैक लोगों ने दिया है, वो फीडबैक भी हमने लिया है। हाउ टू ऑर्गेनाइज द क्राउड्स, किस प्रकार से जो लोग लाइनों में खड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ केजरीवाल सरकार ने बनाई है, जिसमें लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कर आ सकते हैं, अपनी वैक्सीनेशन डोज ले सकते हैं। और मैं आज सबको अपील करना चाहता हूँ, सारे यंगस्टर्स को, एक यंगस्टर होने के नाते सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेट अपने आप को कराइए। ये एक सुरक्षा कवच है जो दिल्ली सरकार आपको पहनाना चाहती है, इसे ज़रूर पहनिए। ये देश में लगातार कोरोना वायरस को मात देने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच देश में बड़े पैमाने पर चले मुफ्त टीकाकरण अभियान को लेकर विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि देश भर में मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में 301 केंद्रों पर 18 से 45 साल के बीच की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने जाफराबाद एक्सटेंशन इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का जायजा उन्होंने लिया। गोपाल राय ने कहा कि जैसे जैसे वैक्सीन की खेप आती जाएंगी, हम सेंटर्स बढ़ाते जाएंगे। दिल्ली के अंदर आज 77 सेंटर्स जो है वो ऑपरेशन में शुरू हुए हैं और दिल्ली के अलग अलग असेंबली में इनको शुरू किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में शुरू किया गया। आज ये हमारी विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा में ये सीनियर सेकेंडरी बॉयज जो स्कूल है, इसमें ये सेंटर शुरू हुआ है। एक सेंटर पे 3 साइड बनाई गई है, जहाँ जिससे की वजह से भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो सही से पालन किया जा सके। सरकार का अभी जो लक्ष्य है कि आगे कुछ समय में हम दिल्ली के 272 वार्ड में, सभी वार्डों में जो है वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करेंगे, जिससे 80 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन को पूरा किया जा सके और इस कोरोना को बचाया जा सके। अभी दिल्ली सरकार को 4.5 लाख वैक्सीन मिला है, अभी दूसरी खेप कब आने की उम्मीद है? क्या बातचीत चल रही है कंपनी? नहीं, हम लोग लगातार संपर्क में हैं और ज्यों-ज्यों यहाँ पर जो है वो खेप आती जाएगी उसी हिसाब। नई दिल्ली से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी आज कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए दिल्ली की सड़कों पर नजर आई। सेवा भारती के माध्यम से उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई मुहैया कराने की पहल का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली वासियों के पिछले 7 साल खराब करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के सीएम और समूची आम आदमी पार्टी पर यह भी इल्जाम लगाया कि केंद्र की तरफ से वक्त वक्त पर दिल्ली वासियों के लिए तमाम जरूरी सहूलियतें मुहैया की जाती रही, लेकिन उनका आम आदमी पार्टी द्वारा सही से इस्तेमाल नहीं किया जा सका, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, यह अब किसी से छिपा नहीं है और इसके लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार भी हैं और जवाबदेह भी। तो ये एक प्रयास है कि जो कंटेनर्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया गया है
और इसको हम प्राणवायु सेवा के रूप में कह रहे हैं और वही नाम भी दिया है। अस्पतालों के बाहर जो लोग कॉरिडोर्स में और इधर उधर वेट कर रहे हैं 4-4, 6-6 घंटे, तो कहीं कोई स्कूटर पे ऑक्सीजन दे रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो एक सुविधाजनक जगह बना के उनको जब तक उनका ट्रीटमेंट होता है, अस्पताल वगैरह का बेड वगैरह की रिक्विजिशन पूरी होती है, तब तक उनको ये सहयोग मिलता रहे। और एक कंटेनर के अंदर जो है वो हमारा एक गाड़ी के अंदर हम 4 लोग एक साथ खड़ सकते हैं। बैटरी बैकअप भी है 6-6, 8-8 घंटे का, जिसके माध्यम से पूरे दिन के अंदर तकरीबन 10 से 12 पेशेंट लिए जा सकते हैं एक गाड़ी पर। और हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि अगले कुछ दिनों के अंदर, 2-4 दिन के अंदर, हम 10 ऐसी गाड़ियां बना के 10 जो बड़े अस्पताल हमारे क्षेत्र के हैं उनके बाहर ये खड़ा कर दे, ताकि लोगों को सहयोग से जो भी मदद हो सके वो मदद की जाए। लेकिन केंद्र सरकार को इल्जाम देना या उसको जिम्मेवार ठहरा देना तो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होने वाली बात है ना। आप 10,000 करोड़ का क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए। 7 साल से आप शासन में हैं, ये बताइए। इन एनी केस इस समय केंद्र सामने आकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहा है। ऑक्सीजन तो पहुंचा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को पहुंचाने का और उसके लिए जो कैरियर्स हैं या अन्य चीजें हैं उसका इंतजाम करना किसकी जिम्मेवारी है। 50 बार ये कह चुके सिंगापुर से मंगा रहा हूँ, फ्रांस से मंगा रहा हूँ, थाईलैंड से, तो अब तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे। 8 प्लांट्स लगाने का पैसा दिया गया था, आपने वो 8 प्लांट्स ही नहीं लगाए। आपने व्यवस्था क्या की? आपने कुछ काम नहीं किया। पूरा 1 साल खराब किया और उससे पहले 7 साल खराब किए। देश भर में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच खबर है कि कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि जिन मरीजों का कोरोना से इलाज चल रहा था वो सारे वेंटिलेटर पर थे। ये दूसरा मौका है जब कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले शनिवार को भी राज्य में 12 मरीजों की जान चली गई थी। हालांकि सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की बात से इनकार किया है। चामराजनगर जिला अस्पताल में मातम पसरा हुआ है, जहां खबर सुनने के बाद मृतकों के परिजन रोते बिलखते हुए नजर आए। मृतकों के परिवारों ने अस्पताल में प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि यहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी भी की। चामराजनगर जिला प्रभारी मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि उन्होंने घटना में जिला प्रशासन से मौत की ऑडिट रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। वो इस बात पर भी कायम रहे कि सभी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में ही हंगामा किया। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि उनकी तरफ से कहीं कोई कमी कोताही नहीं बरती गई। बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के खुशी जाहिर करने पर पार्टी के प्रवक्ता रागिनी नायक ने तंज कसा है। पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता ने पूछा है कि यदि हम मोदी की हार में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। चुनाव में टीएमसी की जीत होने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को बुरी तरह पराजित करने के लिए बंगाल की जनता और ममता जी को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हो रही है। जाहिर है कि कांग्रेस प्रवक्ता का इशारा राहुल की तरफ है। बंगाल की राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। रविवार को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आए। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी तमाम राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया लोकतंत्र का शक्तिशाली प्रहरी है और उसे हायर की कोर्ट और से की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोका नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह बात कही आयोग की उस अपील पर जिसमें चुनाव आयोग ने कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियों को लेकर मीडिया को सीमित रिपोर्टिंग करने के आदेश दे। आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में यह अपील की थी। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रसार के मसले पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि चुनावी राज्यों में कोरोना फैलने के लिए आयोग जिम्मेदार है और क्यों ना उसके अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। आयोग ने यह भी कहा था कि मीडिया में इस टिप्पणी के आने के बाद आयोग की छवि को धक्का लगा है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से राज्य को और ऑक्सीजन टैंकर मुहैया करवाने की अपील की है। बता दें कि पंजाब के पास कोविड पीड़ित मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन ले जाने के लिए जरूरी टैंकर उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोविड समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य को तुरंत और ज्यादा टैंकरों की जरूरत है, क्योंकि इस समय राज्य के पास सिर्फ 15 टैंकर ही उपलब्ध है और कल तक 2 और आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह संख्या दूसरे राज्यों से आ रही ऑक्सीजन सप्लाई से निपटने के लिए बहुत कम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब को दूसरे राज्यों के अलग अलग प्लांटों से 195 मीट्रिक टन की अलॉटमेंट की गई है, लेकिन पिछले 7 दिनों में वास्तविक सप्लाई रोजाना 110 से 120 मीट्रिक टन हो रही है, जो कि अस्थिर भी हुई है। पंजाब में आज गेहूं की खरीद के 4,35,950 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों की तरफ से 4,35,835 मीट्रिक टन और आढ़तियों की तरफ से 66 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 4,35,865 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई है, जिसमें से पनग्रेन की तरफ से 93,951 मीट्रिक टन, मार्कफेड की तरफ से 92,604 मीट्रिक टन और पनसब की तरफ से 1,192 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग निगम की तरफ से 67,373 मीट्रिक टन गेहूं को खरीदा गया है। केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई की तरफ से 56,553 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके अलावा पनग्रेन की तरफ से पंजाब में सार्वजनिक वितरण के लिए 25,192 मीट्रिक टन गेहूं भी खरीदा गया है। अब तक राज्य में कुल 1,47,08,237 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में आज गेहूं की खरीद के 4,35,950 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों की तरफ से 4,35,865 मीट्रिक टन और आढ़तियों की तरफ से 66 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 4,35,865 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई है, जिसमें से पनग्रेन की तरफ से 93,951 मीट्रिक टन, मार्कफेड की तरफ से 92,604 मीट्रिक टन और पनसब की तरफ से 1,192 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउस निगम की तरफ से 67,373 मीट्रिक टन गेहूं को खरीदा गया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की एजेंसी यानी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन इंडिया की तरफ से 56,553 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। भाजपा के एमएलसी विक्रम रंधावा ने आज एक पत्रकार वार्ता कर अपने ही एमपी और केंद्र में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर घूसखोरी के आरोप लगा दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे पास इसके पुख्ता सबूत भी है, हालांकि मैं उनसे पहले पार्टी में हूं और मैं उनको पार्टी में लेकर आया था। आज जितेंद्र सिंह और उनके पीए भारत भूषण के जरिए घूसखोरी का काम किया जा रहा है। मतलब अगर मैं 97 लाख रुपया गवर्नमेंट के घर में दूंगा तो मैं काम कर सकूंगा, वरना मैं नहीं कर सकूंगा। मैंने डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर और कमिश्नर को साफ कह दिया, हम में से कोई भी व्यक्ति जो है ना तो चोर है ना हम पेनल्टी भरेंगे। हाँ, हमने एक तय कर लिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पेनल्टी को सेटल नहीं किया गया, इसको वेव ऑफ नहीं किया गया, हम एक हफ्ते के अंदर अगले सोमवार को 10 तारीख को सभी स्टोन क्रशर वाले अपने परिवार के साथ डीएमओ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करेंगे। मैं विद अथॉरिटी एक विधायक होने के नाते आपको बता रहा हूं। और खुद 3 दिन पहले मेरी इससे बात हुई, मुझे कहता रंधावा साहब जो करना कर लो, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेरे मुंह से। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार।
गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। हरियाणा के रेवाड़ी में बदतर हालातों के बीच आज प्रदेश के मुखिया यहां पधारे तो उम्मीद थी कि स्थिति में जरूर कुछ बदलाव होगा और सुधार भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पत्रकारों के सवाल और मुखिया द्वारा वही घिसे पीटे जवाब का सिलसिला आज भी जारी रहा। मुखिया जी आए और विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों ने जो दिखाया, जो सुनाया, उसको सुनकर मुख्यमंत्री जी जरूर खुश हो गए होंगे, लेकिन जमीन में कोई सुधार होता नजर नहीं आया। मुखिया जी ने जो कुछ बताया, इससे पहले मंत्री और जिले के अधिकारी ये सब कुछ बता चुके थे। न पहले कुछ सुधार हुआ और न ही अब कोई सुधार होने की लोगों को उम्मीद है। फर्क पड़ रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ। कल मैं जो म्यूनिसिपल काउंसलर एमसीजी के जो कमिश्नर हैं, वो नोडल अफसर हैं विनय प्रताप सिंह, उनको मैंने जो है 2 दिन तक लगातार फ़ोन करता रहा, फ़ोन नहीं उठाया। पता लगा कि मुख्यमंत्री आए हुए हैं। मैंने इसकी शिकायत स्पीकर साहब से करी, जो स्पीकर हैं, कि जो एमएलए हैं चिरंजीव राव, उसका फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उनने कहा मुझे लिखित रूप में दो। मैं स्पीकर को लिखित रूप में दे रहा हूँ कि विनय प्रताप सिंह जो म्यूनिसिपल कमिश्नर गुड़गांव हैं, वो बिल्कुल ना पब्लिक के फ़ोन उठाता है, ना लोगों को फ़ोन उठाता है, और पूर्ण रूप से 5 साल से ये अफसर यहाँ टिका हुआ है। 5 साल से गुड़गांव में, गुड़गांव की हालत ख़राब है, रेवाड़ी की हालत ख़राब है, बावल की हालत ख़राब है। कोई डॉक्टर्स, कोई जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिल रही है लोगों को। प्लस के नौजवानों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उन सबको अब जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध हो रही है वैसे वैसे उनको बुला करके उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और कुछ स्थानों पर तो जहां रजिस्ट्रेशन पहले कम हुई थी, आज ताज़ा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डेली की भी लगानी शुरू कर दी। जैसे मैं आज पलवल में देखा तो पलवल में तो वाकई नहीं शुरू कर दिया कि 18 से 45 जब तक वैक्सीनेशन के अमेरिकन इंजेक्शन है तब तक उसको लगाते रहेंगे। अगर दोबारा से हमारा दूसरा लॉट आएगा उसके बाद दोबारा उनको बुला करके लगाएंगे। कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। 18 से 45 का रजिस्ट्रेशन है, 45 से ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और वो बिना रजिस्ट्रेशन आज क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए बैठक में? देखिए आज चूँकि जितना भी ये वर्तमान में कोरोना का एक प्रकोप बढ़ रहा है उसमें सप्लाई चेन ये हमारी बनी रहे, खास करके ऑक्सीजन की सप्लाई चेन की चिंता सब लोगों ने की है। वो हम पहले जितना कोटा था उसको पहले बढ़ाया भी है और बढ़ाएंगे। अभी नए बेड्स और कितना स्कोप यहाँ है, यहाँ लोगों ने बताया कि 150 बेड्स का स्कोप और है, वो यहाँ बढ़ाने की बात कहती है। और तुरंत आज शाम को हम दोबारा से। तो उधर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसे एक बहुत ही गंभीर हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने बयान ऐसे समय दिए जब राष्ट्रपति उत्तर कोरिया और उसके परमाणु कार्यक्रम के बारे में अपनी रणनीति घोषित करने वाला है।
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि बाइडेन ने अपने हाल के भाषण में उत्तर कोरिया को सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन भी आने वाले वक्त में शत्रुतापूर्ण नीतियां ही अपनाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति बाइडेन ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया था। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो उत्तर कोरिया के साथ बेहद नपातुला तरीका अपनाएगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी नीतियों की समीक्षा बैठक पूरी हो गई है और राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले प्रशासन से सीख ली है, जब अमेरिका ने कोशिश की लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु योजना को रोकने में नाकाम रहा। हमारी नीतियां अब तोल मोल वाले समझौतों पर केंद्रित होंगी, न कि रणनीतिक धैर्य पर। अमेरिका अब नपे-तुले व्यवहारिक तरीके अपनाएगा और अपने सहयोगियों की सुरक्षा को बढ़ाते हुए उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक रिश्तों की संभावनाएं तलाशेगा। महाराष्ट्र में महज 24 घंटे के दौरान कोरोना के 56,647 नए केस मिलने से समूचे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं 24 घंटे के अंतराल में 669 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि 51,356 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में रविवार को मिले नए मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, वहां 30,701 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर ब्राजील रहा, वहां 28,935 केस मिले। महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मंत्री असलम शेख ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सही समय पर तमाम राज्यों की कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की सप्लाई हो। उन्होंने खास तौर पर महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि सिचुएशन बेहद खराब है। आपको बता दें कि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। इसमें से 6,68,335 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 70,284 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। कुल मौत के मामले में महाराष्ट्र दुनिया के 209 देशों से आगे है। में 24 घंटे में 56,647 नए केस आए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा, ये महाराष्ट्र के जो टेक्सटाइल मंत्री हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, मेरे ख्याल से अब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है वो इलेक्शन मोड से बाहर आना चाहिए और राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए। राज्य सरकार की क्षमता ऑक्सीजन की जितनी होती है, जब वो क्षमता खत्म होती है तभी वो केंद्र सरकार के पास जाते हैं ऑक्सीजन की मदद मांगने, और केंद्र सरकार के पास ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब उनको जो है राज्य सरकार की तरफ मदद करनी चाहिए, चाहे वो उनकी सरकारें हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे उनके खिलाफ वाली सरकार हो, सबको जो है सामान्य मदद करें ताकि लोगों की जान बच सके। देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में 3 दिन से बंद है क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से हमें मिलना था वो मिला नहीं है। और अब हमने जो कैबिनेट में पास किया 6,500 करोड़ का हमने अनुदान पास किया है। हम खुद जो हैं वैक्सीनेशन कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीनेशन आएगा आप देखिएगा फुल फ्लेज से हम हर जिले में हर वार्ड में। फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए समूह नानक नाम लेवा सतपिता बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। वाहेगुरु कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत जिले और प्रदेश भर में आज से निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। आम लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए HRTC ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक HRTC की 44% अतिरिक्त बसें सोमवार को रूट्स पर उतरेंगी। लोगों को बसों के लिए ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए फ्रिक्वेंसी में भी बढ़ोतरी की जाएगी। रविवार को छुट्टी के बावजूद HRTC के अधिकारी निजी बसों की हड़ताल के मद्देनजर रणनीति तैयार करने में जुटे रहे। राजधानी शिमला के लोकल रूट्स पर आज से HRTC की अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू होगा। निगम की दिल्ली और हरिद्वार समेत अन्य लंबी दूरी के रूट्स बंद होने के चलते जिस स्टाफ से काम नहीं लिया जा रहा था उन्हें भी आज से फील्ड में उतारा जाएगा। इन तमाम रूट्स पर बसों की किल्लत से यात्रियों को परेशानी ना झेलनी पड़े, इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। शहर के सभी महत्वपूर्ण रूट्स पर HRTC के फील्ड इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे और पल पल की जानकारी से कंट्रोल रूम को अवगत करवाएंगे। जिन रूट्स पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी वहां अतिरिक्त बसें रवाना की जाएंगी। निगम के अधिकारी भी व्यवस्था बनाने के लिए कल से फील्ड में तैनात रहेंगे। देखिए, हमने अगस्त 2020 से लेकर के अभी तक हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो SRT है, स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स तथा वर्किंग कैपिटल जो 2 लाख की राशि सरकार ने खुद अप्रूव की थी कैबिनेट बैठक में, उसको लेकर हम अभी सरकार से बार बार आग्रह करें। एक तो टैक्स माफ़ी की जाए, उसके बाद और वर्किंग कैपिटल का जो हमारा जो आपने अप्रूव किया था उसकी घोषणा को अमली जमा पहनाया जाए। लेकिन सरकार द्वारा बार बार घोषणाएं एवं आश्वासन देने के बावजूद हमने ये निर्णय लिया, सभी प्रदेश की यूनियन को पूछ करके और सभी को विश्वास में लेकर के हमने ये निर्णय लिया कि हम 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और कोई भी बस प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। टोटल कितनी बसें? हमारी 3300 बसों का फ्लीट है पूरे प्रदेश के अंदर। और उज्जैन का ऋषिनगर पहले से ही कोरोना संक्रमण को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। निजी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने घर पर ही अस्पताल बना दिया और घर पर ही कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने लगा। इस बात की भनक जब पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने इसकी खबर अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर घर को कोरोना प्रोटोकॉल में सील करवा दिया। बता दें कि आरोपी की पत्नी भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। जब से उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, तब से सभी जगह पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। यही हाल यूपी की राजधानी लखनऊ का भी है, जहां पर कोविड मरीजों के साथ साथ आम मरीजों को भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसे देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने टीम 9 का गठन किया है, जो अस्पतालों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। बता दें कि इस टीम का गठन लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया है। लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस टीम का गठन कोरोना संक्रमित मरीजों को आवश्यक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए किया है, जिसके तहत टीम 9 के सभी सदस्य अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयां समेत अन्य तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ में टीम 9 का गठन किया गया है
और इस टीम 9 का गठन का मकसद यही है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को वक्त वक्त पर तमाम ज़रूरी सहूलियतें मुहैया कराई जाती रहें, चाहे बात ऑक्सीजन की हो, चाहे बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो या फिर दवाइयों की पहुंच की बात हो। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि टीम 9 के बाद लखनऊ में कोरोना संक्रमण पर रोक लग जाएगी। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से आज जनपद लखनऊ के लिए भी टीम 9 का गठन किया जा चुका है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, नगर निगम के और मेडिकल चिकित्सीय टीम, सब लोग एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। 9 ये टीमें बनाई गई हैं, जिसमें मुख्य जिम्मेदारी जो दी गई है वो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को सुनिश्चित कराना, टेस्टिंग और ट्रैकिंग होना। इसके साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक कार्य हैं कि अस्पतालों में सही से उपचार चले, हमारे जो कोविड घनात्मक मरीज भर्ती हैं, दवाइयों की उपलब्धता रहे, ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति चलती रहे। इसके साथ ही साथ अन्य जनपदों से, शासन से या मंडल से जो समन्वय स्थापित करना, उसके लिए एक टीम बनाई गई है। जनपद में औषधि पर्याप्त मात्रा में मिले, लोगों को दिक्कत नहीं हो, औद्योगिक इकाइयों में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इन सब चीज़ों के लिए एक टीम बनाई गई है। गेहूं क्रय सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं किसान बंधुओं को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए एक टीम बनाई गई है। ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए टीम बनाई गई है। जनपद में कारागारों के जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित रहे, वहाँ पे अगर टेस्टिंग की आवश्यकता है उसके लिए टीम बनाई गई। इसके साथ ही साथ जनपद में रेलवे से आने वाले, हवाई जहाज से आने वाले या रोड मार्ग से आने वाले बस स्टैंड पे जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, वहाँ कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए इस प्रकार से नोट। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया हुआ है। वहीं राज्य के पंचकुला के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 साल के लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सबसे मेन चीज लोगों को जानने के लिए ये है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रही है। सरकार ने काफ़ी अच्छा एक एफिशिएंट पोर्टल जनरेट किया है, जिसमें आप ऑनलाइन कोविन ऐप में जाके अपने आप को रजिस्टर करके अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास का डिस्पेंसरी है वहाँ पे आपको पोर्टल में देखेंगे तो आपको एक मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन क्योंकि थोड़ा रश है, इसलिए आप वहाँ पे पोर्टल में देखेंगे तो वहाँ पे बुकड आएगा, बट जैसे जैसे 1-2 दिन निकलेंगे वैसे वैसे ये चीज़ थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जिसके बाद आप वहाँ पे अपने एप्लीकेशन में जाके अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आप अपना अपॉइंटमेंट और अपना टाइम स्लॉट बुक कर देंगे, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। हम वैसे ही स्ट्रीमलाइन तरीके से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इससे बंदों का चक्कर कम लग रहा है, हमारा भी काम थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहा है क्योंकि एकदम से रश हो गया है। तो उस हिसाब से लोगों को जानकारी के लिए ये है कि अपने आप को अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आए। दिल्ली में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस महामारी की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही के दिनों में रोजाना 350 से ज्यादा मौत दर्ज हो रही है, जिससे यहां मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगहों की भी कमी पड़ गई है। दिल्ली में आज 350 मौत दर्ज की गई, जबकि ये कल आंकड़ा 357 था और उससे पहले मृतकों की संख्या का जो आंकड़ा था वो 348 था। वहीं पिछले सप्ताह कोविड-19 से संबंधित मौतों की औसत संख्या 304 थी। ये तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद गाजीपुर शमशान घाट की हैं, जहां पर रोजाना करीब 60 से 70 शवों को संभाला जा रहा है। मृतकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अब इसके नजदीक कम से कम 100 नए प्लेटफॉर्म्स का निर्माण भी किया जा रहा है। शमशान घाट में मौजूदा कर्मचारियों का काम बढ़ गया है, इतना कि मृतकों के परिजनों को हाथ बटाना पड़ रहा है, जिसमें कुछ मैनुअल काम करना जैसे कि जलाऊ लकड़ियां इकट्ठा करना शामिल है। दिल्ली के अन्य 25 शमशानों की भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी है, एक तो कोविड जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। कि यहाँ पे देखिए कि अधिकतर लोग बिना मास्क के वैसे घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से देख रहे हैं कि आज ये कोरोना कितना महामारी हमारे इसमें फैल चुका है पूरी तरह से बन के। कि आप देखेंगे कि किसी टाइम यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी सामने, मेरे सामने ही, लेकिन आज यहाँ पर एक डेड बॉडी को रखने की भी जगह नहीं है और इतना बुरा हाल है। वहां से पीछे से देखिए सारा का सारा भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे देख लीजिए कितने लोग मास्क भी नहीं लगा रखा होगा, सही से कोई सोशल डिस्टेंसिंग में पालन नहीं करता है। और आज मैं लगभग देख रहा हूँ कि डेली यहाँ पर जो यहाँ के आचार्य लोग हैं उन पे इतना प्रेशर है कि वो सुबह 7 बजे से लगते हैं, रात को 12-12 बजे तक यहाँ पर लगे रहते हैं। इस समय उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि करा जाए कि क्या और क्या हो रहा है इस समय देश में। तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे वेट कम से कम अब ये लगा लीजिए, मैं यहाँ सुबह लगभग 8 बजे आया हूँ और अभी भी यहाँ लगभग
यहाँ मेरे अंकल एक्सपायर हो गए, इसलिए मैं आना पड़ा। हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए 11:30 बजने वाले हैं, अभी भी यहाँ पर नंबर नहीं आ पाया है। लकड़ी वगैरह सारी हमें खुद अपने आप लेनी पड़ी, सारी वहाँ लकड़ी की वहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर नंबर लगाने का कुछ साधन नहीं है। बड़ी मिसमैनेजमेंट है। अगर इन्हें करना ही था, अब ये कह रहे हैं सारे एक साथ जलाएंगे, सारे एक साथ जलाएंगे। अब यहाँ पर हम लाइन में लगे, कब ये बात चलेगी कौन पहले आया था। अगर सुबह आके नंबर लगा देते तो फिर कम से कम ये तो होता कि एक करके हो जाता काम। फिर सारी लकड़ी जो है वहाँ पर, अब कुछ लोगों के साथ तो लोग भी नहीं थे। अब जो आदमी अकेला या 2-3 लोग साथ में आए हैं, वो लकड़ी वगैरह कैसे लेकर आएंगे। सारी लकड़ी खुद निकालें, खुद तोलें, खुद लेकर उसको वहाँ तक पहुँचें। एमपी के इंदौर में एक अमानवीय घटना सामने आई है। यहाँ इस घटना की शिकायत भी नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ खुद अफसरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडित कार्रवाई करते हुए उन्हें बीच सड़क पर मेढक बना दिया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। इस दौरान करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उठक बैठक लगाई और उन्हें लात भी मारी गई। विधायक विशाल पटेल ने इसकी कड़ी निंदा की है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर से ये खबर सामने आई है, जहां पर कुछ लोगों से उठक बैठक लगवाई जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये लोग बेवजह बाहर घूम रहे थे, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस की मौजूदगी में ये उठक बैठक और मेढक बनाने की प्रक्रिया चालू है। हालांकि इन पर आरोप यह है कि इन तमाम लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था। प्रशासन के द्वारा लोगों को बार बार समझाइश दी जा रही है। हमने जो है देपालपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वयं जो है पुलिस और अन्य प्रशासकीय विभागों के साथ अनाउंसमेंट भी किया है कि लोग जो है घरों से बाहर अनावश्यक कार्यों से ना निकलें। लेकिन कुछ लोग अभी भी इन चीज़ों को जो है गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण हमको ऐसी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और आज हमने जो कार्रवाई किया है उसका उद्देश्य ये है कि दूसरे लोग जो देखें वो इससे प्रेरित हों और इसकी चर्चा हो, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है इसकी जानकारी लोगों को हो। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की जो जानकारियां यदि प्रसार होता है तो उससे कहीं ना कहीं लॉकडाउन के उद्देश्यों को पूरा करने में हमें मदद मिलती। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की जो जानकारियां यदि प्रसार होता है तो उससे कहीं ना कहीं लॉकडाउन के उद्देश्यों को पूरा करने में हमें मदद मिलती है। सर जेल भी भेजेगा। जागो मामा जागो, इस मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं ढूंढ रही है आपको। जिस प्रकार से आपके अधिकारी लोग एक तानाशाही के रूप में आम जनता के ऊपर डंडे और लाते बरसा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने संज्ञान में लेना चाहिए। कल की घटना है इस देपालपुर विधानसभा की। वहां का तहसीलदार, मगरूर तहसीलदार, नाम तो जिसका बहादुर है, बजरंग बहादुर, लेकिन बहादुरी दिखाता है गरीब जनता के ऊपर, जो जनता खुद अपने परिवार के लिए जूझ रहा है। पत्नी के नाजायज संबंध से नाराज पति द्वारा पत्नी की हत्या की गुत्थी मुंबई पुलिस ने महज 2 घंटे में सुलझा ली। आरोपी पति को कुरार पुलिस ने मौके से भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या के लिए मंगाए गए चाकू भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हत्या की घटना मालाडपुर कुरार पुलिस स्टेशन की हद क्रांति नगर इलाके में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी महेश सोनी अपनी पत्नी पर अवैध संबंध को लेकर शक करता था। पत्नी अपने पति को छोड़ने की धमकी देती थी, जिसे नाराज पति ने पत्नी पूनम की हत्या कर दी। ठेके रामेंद्र जी, यहाँ पर 3 महीने हो गए जी, मैं सैलरी नहीं मिल रही और हमें भी आश्वासन दिया जा रहा है बार बार और ना हमारी पक्के रजिस्ट्री में हाजिरी लग रही, कच्चे रजिस्ट्री में हाजिरी लग रही। देश प्रदेश में फैल रही कोरोना महामारी से आज हर कोई खौफजदा है। लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन इस घातक बीमारी के बीच प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां के महम में इन दिनों सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं तो वेंटिलेटर पर हैं ही, साथ ही अस्पताल के कर्मचारी भी अस्पताल परिसर के कारनामों से परेशान चल रहे हैं। इसी कड़ी में ठेका कर्मचारी आज अस्पताल परिसर में ही हड़ताल पर बैठ गए।
इस दौरान कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी जैसे ही एसएमओ डॉक्टर शिवानी को मिली तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उच्च अधिकारियों से बातचीत की और कर्मचारियों को समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट गए। ठेके पे रामेंद्र जी। यहाँ पर जी 3 महीने हो गए जी, हमें सैलरी नहीं मिल रही और हमें भी आश्वासन दिया जा रहा है बार बार और ना हमारी पक्के रजिस्ट्री में हाजिरी लग रही, कच्चे रजिस्ट्री में हाजिरी लग रही है और कर्मचारियों किसी के पास भी घर से आने के लिए कोई किराया भाड़ा नहीं है। और मैडम इसके पास गए थे, अब मैडम ने कहा है कि भाई थोड़े दिन और वेट कर लो, तो हम इस कारण 1 हफ्ता और वेट करेंगे और उसके बाद फिर यहीं पर वही धरना प्रदर्शन होगा हमारा। मैम डीसी रेट वाले जो हड़ताल में चल रहे हैं, क्या आपका कोई अप्लॉय नहीं है ये? नहीं, मेरा कोई हड़ताल है। तो ये कह रहे हैं कि मैम ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है। सविता, हाँ जी, क्या मामला है? ये जी तनख्वाह नहीं मिल रही, 3 महीने से चौथा महीना शुरू हो गया। हमारे आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, ना साधन होते हुए घर के छोड़ के जाते हैं और लेके भी जाते हैं। 400 रुपए का तेल फूक के हम यहाँ तक आते हैं, काम करते हैं और तनख्वाह मिलती नहीं। कितने दिन हो गए? 3 महीने पूरे हो गए, चौथा महीना शुरू हो रहा है। क्या इसकी शिकायत किसी को की आपने? हम तो जी बोला था, मैडम को भी बोला था, सीएमओ सर को भी बोला था। उन्होंने बोले मिलेंगे, अभी तक कोई जवाब नहीं। परसों एमपी आए थे दौरा करने के लिए, उसके बाद आप आवाज नहीं उठाई वहाँ पे? उस टाइम कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में भी 11 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार के 7 दिन के लॉकडाउन और पंजाब सरकार की ओर से कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद यूटी प्रशासन ने यह फैसला किया है। इस बारे में सोमवार को यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला लिया। यूटी प्रशासक पहले से ही ट्राई सिटी में एक साथ सख्ती लागू करने के पक्ष में थे। इससे पहले भी पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से मोहाली और पंचकुला में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद ही यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। अब पंजाब और हरियाणा की ओर से आए आदेशों के बाद यूटी प्रशासन ने ट्राई सिटी में सख्ती के साथ फैसला लागू किया है। इसके अलावा कुछ नियमों में ढील भी दी गई है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इस समय लॉकडाउन अहम था। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आई हैं चंडीगढ़ से, जहां पर 11 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। इससे पहले भी चंडीगढ़ में लगातार वीकेंड लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने यह फैसला किया है कि चंडीगढ़ में आगामी 11 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हरियाणा के अंबाला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज अंबाला में 379 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई। वहीं 218 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट आए। आज अंबाला में किन किन इलाकों से नए मामले सामने आए हैं, इसके बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुनील हरि ने बताया कि आज अंबाला सिटी से 170, अंबाला कैंट से 84, चौड़मस्तपुर से 79, नारायणगढ़ से 8, शहजादपुर से 16, बराडा से 15 और मुलाना से 7 मामले सामने आए। कोरोना के जो नए केसेस हैं वो 379 आए हैं और जो आज जो 218 लोग जो हैं 218 जो लोग हैं वो डिस्चार्ज होकर अपने घरों को लौटे हैं और जो आज 10 लोग जो हैं जिले में कोरोना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं सर। तो इस तरह से अगर हम बात करें अभी तक जो हमारे टोटल कोरोना पॉजिटिव है 21916 हो चुके हैं और जो हमारा एक्टिव केसेस हैं वो 3775 3775 हैं और अब तक 17,871 लोग जो हैं डिस्चार्ज। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जैसे ही सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, वैसे ही प्रवासी में मजदूरों के एक बार फिर हड़कंप मच गया। सरकार के इस फैसले से यमुनानगर में काम करने वाले मजदूरों को पहले जैसे हालात होने का डर सताने लगा है, जिसके मद्देनजर लॉकडाउन के पहले ही दिन भारी संख्या में मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया। यमुनानगर के आसपास के इलाकों में आज कोई वाहन न मिलने से मजदूरों को पैदल ही कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ा। मजदूर इस समय लॉकडाउन को भी पहले जैसा ही मान रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा अभी इतनी सख्ती नहीं दिखाई दी, लेकिन मजदूरों को जो डर पहले था वही इस बार भी सता रहा है। इसी डर से मजदूर अपने कंधों पर सामान को लादकर अपने गांव के लिए रवाना हो रहे हैं और महिलाएं भी हाथों में अपने बच्चों को उठाकर निकल पड़ी।
इतना ही नहीं, समस्या से परेशान इतने मजदूरों को पलायन करते देख बस चालक भी मनमाना किराया वसूल रहे। आगे ऑफिस है जी। क्या कितने पहले 1200-1000 रुपये लगता था, अब बता रहे हैं 2500, 3000, 2000, 1800 रुपये। ये हमारे यहाँ से मोतिहारी तक है, पिपरा कोठी तक जी। हम लोग तो भाड़ा लगता है जी भाई 1200-1300 रुपये भाड़ा। तो अब कितना कर दिया इन्होंने? अब ये कर दिया 1800-2500 जी। बहुत लोग, ढेर लोग जा रहे हैं जी। थोड़ी लॉकडाउन के भी अथी है। कहाँ जा रहे हैं आप? उधर हुआ। किस लिए? हम बस में ये लॉकडाउन लग गया ना, चंडीगढ़ में। हाँ, सामान ले जाएगा। कितने लोग थे आपके साथ? हरियाणा के अंबाला के नन्योला इलाके में 18 साल से 44 वर्ष के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है। अंबाला से विधायक असीम गोयल का कहना है कि आज हमने कैंप का आयोजन किया। 18 से 44 साल के लोगों को 300 वैक्सीन की डोज दी गई। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण बिना पंजीकरण के हो रहा है। जो कोरोना प्रोटोकॉल के नाते वैक्सीन का प्रोग्राम है, केवल एक हमारे पास ये एक हथियार है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं। वैक्सीनेशन और कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना, चाहे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। और आज मेरे अपने पैतृक गांव के अंदर PSC के अंदर हमने जो है इस कोरोना का जो मेगा वैक्सीनेशन कैंप है उसका आयोजन किया है। और इसमें 18 से 44 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं विद रजिस्ट्रेशन उनकी वैक्सीन। कोरोना के इलाज के लिए जिला प्रशासन वैसे तो अस्पतालों में इलाज देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पर हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए होम क्वारंटीन का ही विकल्प दिया गया है और फोन पर मेडिकल सलाह भी दी जा रही है, जिसके तहत उज्जैन शहर में हजारों मरीज अपने घरों में रहकर ही इलाज ले रहे हैं। टेलीफोनिक माध्यम से उनकी मेडिकल समस्याओं को सुना जा रहा है और मेडिकल सलाह भी दी जा रही है। लेकिन बीते दिनों से उज्जैन पुलिस को कुछ शिकायतें मिल रही थी कि कुछ होम क्वारंटीन लोग अपने घरों से निकलकर बाहर जा रहे हैं। ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए पुलिस की 4 टीम बनाई गई हैं, जो होम क्वारंटीन रहने वालों लोगों की चेकिंग करेंगी और घर जाकर कोरोना मरीजों का आंकड़ा जुटाया जाएगा। साथ ही संक्रमित लोग घर में मौजूद हैं या नहीं, उसकी जांच भी की जाएगी और जो भी मरीज कोरोना नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया है। उज्जैन में एक नया स्क्वाड गठन किया गया है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लोग जिनको जो RRT के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिनको होम क्वारंटीन किया गया है, मतलब होम आइसोलेशन में रखा गया है, ऐसे लोग जिनको पॉजिटिव हैं, ऐसे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं किंतु जिनको अस्पतालों में नहीं एडमिट है और घरों में अपने होम आइसोलेशन में है। तो कई बार इस प्रकार की शिकायत आई थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर, जिनको पता है कि पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी घर से निकलकर इधर उधर घूमते हैं, कॉलोनी में घूमते हैं। इसको देखते हुए 4 नए स्क्वाड गठित किए गए, नई टीम बनाई गई है, होम क्वारंटीन चेकिंग पार्टी। ये जो पार्टी है, इनको सभी को सूची उपलब्ध कराई गई है डिटेल, जो ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में, होम क्वारंटीन में हैं, और ये लोग सुबह से लेकर और शाम तक, रात तक ऐसे लोगों को चेक करते हैं वो घर में प्रेजेंट है या नहीं, उनके कहीं कोई इलाज या कोई दवाई या और कोई भी समस्या नहीं है, इन सब पे भी बात करते हैं। और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करती है। पिछले अभी जो 24 घंटे में उक्त टीमों के द्वारा, जो चारों टीमों के द्वारा 193 लोगों को चेक किया गया है। इनमें से 3 लोगों के द्वारा उल्लंघन किया गया और 3 लोग अपने जो पते थे जिन पर उनको होम आइसोलेट किया गया था उस पर नहीं पाए गए। इन तीनों के विरुद्ध में 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई की गई है और अन्य जो लोग हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं कोई कमी दिखती है। MP के रीवा में एक 20,000 का इनामी शराब तस्कर अपने घर से नाले में छलांग लगाकर फरार हो गया और तो और उसने पुलिस के ऊपर कुत्ता भी छोड़ दिया। दरअसल रीवा SP को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने देर रात शराब तस्कर सनी वर्मा के घर घेराबंदी कर दबिश दी, लेकिन इस दौरान वो अपने घर की छत से गहरे नाले में कूदकर फरार हो गया। हालांकि भाग रहे शराब तस्कर के पीछे पुलिसकर्मियों ने भी छलांग लगाई, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। इस दौरान पुलिसकर्मी चोटिल होने से बाल बाल बच गए।
देखिए, एक सनी वर्मा नाम का 20,000 का इनामी बदमाश था। यह जानकारी लगी थी कि रात को अपने घर में है। कोतवाली पुलिस द्वारा बल के साथ में दबिश दी गई थी, जिसमें छत के ऊपर से वो नाले में कूदकर फरार हो गया है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। साथ ही हमारे जो आरक्षक हैं उन्होंने भी बहादुरी दिखाई थी और उसका पीछा करते हुए उनके द्वारा भी जो है उसका पीछा करते हुए नाले में छलांग लगाई थी। उन्होंने हरियाणा के पलवल में कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, साथ ही मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी और आज दोपहर 3 बजे से 7 मौत कोरोना संक्रमितों की हो चुकी है। कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन की तरफ से शहर में पलवल नूह मार्ग पर कोविड शमशान घाट भी बनाया गया है। शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए नगर परिषद की तरफ से नियुक्त किए गए कर्मचारी सत्यनारायण ने बताया कि प्रतिदिन यहां 8 से 10 शव ऐसे आते हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। सत्यनारायण जी, बताओगे आज कितने जो कोरोना संक्रमित अभी तक सर 7 बॉडी आ गई। 7 बॉडी आज अभी शाम बाकी है। शाम बाकी है। जो दाह संस्कार के लिए सामग्री है वो कहाँ से? सामग्री वगैरह सब नगर परिषद अप्रूवल करा दी और जो क्रिया कर रहे हैं जैसे घर वाले को अपनी तरफ से कुछ सामग्री लाते हैं, वो खाली घी सामग्री, हमें लकड़ी सब उपले सब हमें ठीक करा रही है। तो संस्था वाले भी जुड़े हुए हैं। रोजाना आपके द्वारा कितने जो डेड बॉडी हैं उनका अंतिम संस्कार? कल तो बहुत कम थी, कल तो बहुत खास थी, कल तो 4 बॉडी थी और आज फिर तो परसों 13 बॉडी थी और आज फिर बढ़ जाती दिखे हैं बॉडी। आज 7 बॉडी आ चुकी है। 7 बॉडी आ चुकी है। आज लाइट की व्यवस्था के लिए भी है? लाइट पानी व्यवस्था आपके सामने हो रही है। पानी भी ठीक है, लाइट भी ठीक करा दी है और बड़ी बड़ी लाइट भी लगवाई जा रही है। नगर परिषद पूरा सहयोग कर दी है। हमारे अधिकारी पूरे साथ हमारे साथ लगे हुए हैं। कितने टीमें जो आपकी यहाँ काम कर रही हैं? यहाँ टीम हमारी टीम है जी 5-5 आदमी टीम बनाई हुई है। जैसे कि ये पॉइंट बनाए हुए हैं, जैसे कोई ईसाई आया तो ईसाई के वो सब पॉइंट बनाए हुए हैं। जैसा आलापुर है, फिरोजपुर है, यहाँ भी पॉइंट बनाए हुए हैं। ज़्यादातर बॉडी यहीं आई है फिलहाल। तो टीम तो काफ़ी बना दी है। हर शमशान घाट के लिए 5-5 आदमी नियुक्त किए हुए। सामाजिक संस्थाओं का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? सामाजिक संस्थाओं का तो लकड़ी वगैरह कई सहयोग है। लकड़ी उगली। क्या अपील करना चाहोगे आप लोगों से? अपील क्या करना चाहोगे लोगों से? लोगों से अपील यही कि हम तो परमात्मा से ही कहते हैं, परमात्मा रोके इसको। हरियाणा के बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर देखा गया कि काफी संख्या में लोग अपने अपने गांव और घर की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड के जीएम ने बताया कि ये वही लोग हैं जो डेली रूटीन में या कोई शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहीं इस कोरोना महामारी को देखते हुए बसों में सवारियों को कम किया गया है। एक बस में 26 या 27 सवारियों को ही बिठाया जा रहा है। सभी का टेम्परेचर चेक करते हुए बस के अंदर सीट पर छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने के लिए कहा गया है। और एक यात्री दूसरे यात्री से यह भी कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। टिकट भी बस के अंदर दिया जा रहा है। सवारियों को टिकट बस में चढ़ने से पहले ही दिया गया है। जिम साहब, किस तरह की स्थिति है बस अड्डे पर? किस तरह की स्थिति है? अभी तक तो सवारियां आ रही हैं और जहाँ जहाँ सवारियां आ रही हैं हम लोग उनको भेज रहे हैं जी। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गुड़गांवा, इन्हीं रूट्स के ऊपर ही मैक्सिमम सवारियां आ रही हैं। लेकिन हम एक बस के अंदर 25 या 26 सवारियां ही उनको भेज रहे हैं ताकि इसमें जो हमारी गाइडलाइन आई है उनकी पालना की जा सके। किस तरीके की व्यवस्था की है आप लोगों ने? सबके साथ हमने मैक्सिमम बसेस ये लगा रखी हैं, सारी बसेस, और उसके अंदर ये चलने के लिए सबको हमने सैनिटाइज दे रखे हैं, सबको मास्क करने ये कर रखे हैं ताकि कोई ये कोरोना का जो आगे सैनिटाइजर को भेजते हैं जी। बसें अपनी अपनी सारी रूटों पर चल रही हैं? अभी तक तो चल रही हैं जी, अभी तक चल रही हैं। बाकी जैसे जैसे डिमांड अगर नहीं आएगी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद करेंगे, पर अभी नहीं। अभी तक तो गाड़ी हमारी को चलती रहेगी। कुछ ऐसी स्थिति भी देखने गई जो प्लान कर रहे हैं लोग, या ऐसी कोई स्थिति है? नहीं, ऐसी कोई नहीं आई अब तक। ऐसी कोई नहीं आई कि भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो लोग आज बस अड्डे से जा रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं, कहाँ जाने के लिए बताया गया है? ये तो सारे वो रूटीन वाले बंदे हैं जो हमेशा इससे भी तो ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग प्लान वाले। कैपेसिटी कितनी रखी है बसों में? 26-27। ये देखिए आप एग्जाम्पल आपके सामने। गुड़गांव रूट इस तरह का जहां पैसेंजर आ रहा है हम वहां गाड़ियां भेज रहे हैं और मूल सुविधा के तौर पे हम गाड़ियां सारी सैनिटाइज करा के भेज रहे हैं और मास्क और कंडक्टर ड्राइवर को भी मास्क वगैरह और सैनिटाइज दिया हुआ है।
अंदर की कैपेसिटी कितनी है बस के अंदर? कैपेसिटी हमारी 26 जो सरकार की गाइडलाइन है, आधी सवारी 52 सीटर गाड़ियों में 26 सवारी हम ले रहे हैं। तो कैसे बिठाते हैं उनको सीट छोड़कर? हम बिठाते हैं, जैसे 2 की सीट है तो एक सवारी बैठेगी उस पर, एक पे हटा दिया जाएगा, दूसरी बिठाएंगे, और 3 की सीट है तो बीच में सीट छुड़वा के तब सवारियां बैठा रहे हैं, यानी कि एक किस्म से हमने क्रॉस। यूपी के जनपद हापुड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है, जहां मतगणना के दौरान थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव मुर्शदपुर से 520 मत पाकर कार के निशान से चुनाव लड़ रहे विगत 2 पंचवर्षीय योजना से लगातार विजय पाकर प्रधानी कर रहे प्रधान इब्राहिम ने अपने प्रतिद्वंदी इमली के निशान पर चुनाव लड़ रहे गुफरान चौधरी को 144 मत अधिक पाकर विजय हासिल की। इस जीत से उत्साहित और गांव की जनता के मिले स्नेह और प्यार में प्रधान ये भूल गए कि सरकार और चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी के खतरनाक खौफ के चलते विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और गांव में पहुंचकर प्रधान जश्न में जुट गए। उनके इस जश्न की वीडियो उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी द्वारा बना ली गई। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि विजय जुलूस या किसी भी तरह का भीड़ भाड़ इकट्ठा करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई अगर करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि लॉकडाउन भी लगा हुआ है तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखा जाता है उसको जेल भेजा जाएगा। जैसे जो प्रत्याशी जीत के जाते हैं वो अपने घर पर जाके जो वहाँ मीटिंग करते हैं वहाँ फिर दावत उड़ाई जाती है। मीटिंग भी बैंड है, दावत भी बैंड है। अपने घर में जाएं, घर में जो करना है अंदर करें, लेकिन बाहर से किसी व्यक्ति को अंदर न बुलाए और किसी भी तरह का भीड़ इकट्ठा न करें और ना ही कोई जुलूस करें। अपने ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी तरफ को लेकर है। अपने कौन लेके आए थे? ये जहीर है वो है। तो वो जीत गए चुनाव? जीत गए चुनाव। अच्छा, फिर लाठी डंडे भी गाड़ी में था। अच्छा, उन्होंने तो आते यार दहका लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।